ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने ओरिएंटलिज्म के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो जोन्स हैं और कोलब्रुक हैं वो किस तरीके से कोशिश कर रहे थे कि जो इंडिया के जो टेक्स्ट हैं, जो अरेबिक टेक्स्ट हैं, पर्शियन टेक्स्ट हैं, संस्कृत टेक्स्ट हैं, उनको और ज़्यादा लोगों के सामने लाया जाए, उन्हीं की जो शिक्षा है वो इंडियंस को दी जाए। तो ये पूरा फोकस था। उन लोगों ने काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेटअप किए कैलकाटा में, मद्रास में। तो अब क्या उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो इंडियन लोगों को इंडियन वाली जो चीज़ें हैं वही पढ़ाई जा रही थी, राइट। तो वो था ओरिएंटलिज्म की, जब एशिया के बारे में जो स्टडीज़ हैं वो करते हैं तो उसको ओरिएंटलिज्म कहते हैं। तो ये सब हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ चुका है। बट अब इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जो ओरिएंटलिज्म है ना वो खत्म हुआ और जो वेस्ट एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन है, उसको बढ़ावा दिया गया। तो जैसा कि आप हेडिंग से देख सकते हो, ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट, की ईस्ट मतलब कि जो पूर्वी दिशा के जो देश हैं, हमारा जो देश है वो यूरोपियंस के ईस्टर्न साइड में, राइट। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, ये ईस्टर्न कंट्रीज हैं। और जो हम क्या बोलते हैं, यूरोप को या अमेरिका को हम उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज बुलाते हैं। तो उनके लिए हम ईस्ट में हुए। तो वो क्या कहते हैं, अब कह रहे हैं कि ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट, की ईस्ट में बहुत सारी कमियां हैं, एरर्स हैं, उनमें खामियां हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि जो चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, वो इंडिया के एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे थे, इंडियन टेक्स्ट को बढ़ावा दे रहे थे, अब अचानक से क्या हुआ कि अब उन्हें इंडियन टेक्स्ट में बहुत सारी कमियां नजर आने लग गई। और कौन वो लोग थे जो कि इंडियन टेक्स्ट में कमियां निकाल रहे थे और ओरिएंटलिस्ट को गलत कह रहे थे। तो अब ये सब हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. तो 19th सेंचुरी के शुरुआत से ही बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो कि ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करने लगे थे, उनकी निंदा करने लगे थे कि जिस तरीके से ओरिएंटलिस्ट सोच रहे हैं लर्निंग की, कि जो इंडियंस हैं उसे जिस तरीके से एजुकेट किया जाए, वो जो तरीका है वो गलत है। तो ओरिएंटलिस्ट के विजन को बहुत सारे लोग अब क्रिटिसाइज कर रहे थे। They said that knowledge of the East was full of errors and unscientific thought. तो अब ये लोग कह रहे थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं वो ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे थे कि जो ईस्ट की जो नॉलेज है, ईस्ट के जो टेक्स्ट हैं, वो पूरे के पूरे खामियों से भरे हुए हैं, उनमें एरर्स हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं और बहुत ही अनसाइंटिफिक हैं। उसमें साइंटिफिक जो चीजें हैं वो नहीं है ईस्ट वाले टेक्स्ट में। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। तो ये लोग कहते हैं कि जो ईस्टर्न लिटरेचर है वो बहुत ही नॉन सीरियस है, मतलब कि चीजें यूं ही लिख दी गई हैं, उनका कोई बेस नहीं है, उनमें कोई लॉजिक नहीं है, बहुत ही लाइट हार्टेड है, बहुत ही यूं ही है, मतलब सीरियसली उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो ऐसा ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे थे। So they argued that it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. तो अब ये लोग कह रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स है ना, उनका बहुत ही ज्यादा गलत है ये करना, क्या करना, कि वो संस्कृत लैंग्वेज को, अरबिक लैंग्वेज को, इनके लिटरेचर्स को जो पढ़ा रहे हैं ना लोगों को, ये चीज गलत है। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें लोगों को अरबिक और संस्कृत जैसी लैंग्वेजेस और लिटरेचर्स पढ़ाने में इतना ज्यादा टाइम, इतना ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। तो ऐसे ही एक क्रिटिक थे जिनके ओरिएंटलिस्ट के, जिनका नाम था जेम्स मिल। तो जेम्स मिल जो है वो ओरिएंटलिज्म के खिलाफ थे। वो जो ओरिएंटलिस्ट का सिस्टम था ना लोगों को पढ़ाने का, कि लोगों को जिस चीज से वो फेमिलियर हैं, जिस चीज की वो रिस्पेक्ट करते हैं, वही पढ़ाया जाना चाहिए, तो ये ओरिएंटलिज्म है। तो इस चीज के खिलाफ थे जेम्स मिल। The British effort, he declared, should not be to teach what the natives wanted or what they respected in order to please them and win a place in their heart. तो जेम्स मिल कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका एफर्ट, उनके जो भी कोशिशें हैं, वो नेटिव्स को उन चीजों को पढ़ाने में नहीं होनी चाहिए जो वो चाहते हैं या जिस चीज की वो इज्जत करते हैं। ताकि, मतलब ये कह रहे हैं ना कि ब्रिटिशर्स क्यों ओरिएंटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, क्यों इंडियंस को इंडियन टेक्स्ट, अरबिक टेक्स्ट जो है ये सब पढ़ा रहे हैं, ताकि वो इंडियंस के दिल में एक जगह बना पाएं, ताकि वो इंडियंस को और अच्छे से कंट्रोल कर पाएं, इजीली कंट्रोल कर पाएं। तो उनका मेन एम ये था। बट अब जेम्स मिल कह रहे हैं कि तुम इंडियंस के दिल में जगह बनाना चाहते हो, इसके लिए तुम उनको वो मत पढ़ाओ जो वो चाहते हैं या जो उन्हें अच्छा लगता है। तो वो ऐसा करने से मना कर रहे थे।
द एम ऑफ एजुकेशन ऑट टू बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। वो कहते हैं कि जो उन्हें अच्छा लग रहा है, जो वो चाहते हैं, वो मत पढ़ाओ, क्योंकि एजुकेशन का मेन एम क्या है? जो चीज यूजफुल है, जो चीज काम आए, जो चीज प्रैक्टिकल है, उस चीज को लोगों को पढ़ाना चाहिए। ये एम होता है एजुकेशन का। बट तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना सारा एफर्ट लोगों को जो उन्हें अच्छा लगता है वो पढ़ाने में लगाए जा रहे हो। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो ईस्टर्न जो तुम पढ़ा रहे हो लोगों को, वो अनसाइंटिफिक है, वो इम्प्रैक्टिकल है, उतना ज्यादा बेस नहीं है, उतना ज्यादा सीरियसली ईस्टर्न टेक्स्ट को नहीं लिखा गया है। तो वो ऐसा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अब लोगों को तुम वो पढ़ाओ जो यूजफुल है, जो प्रैक्टिकल है। So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made rather than with the poetry and sacred literatures of Orient। तो अब जेम्स मिल कह रहे हैं कि इंडियंस को जो साइंटिफिक स्टडीज हैं, जो टेक्निकल एडवांसेस वेस्ट ने बना ली हैं, अब उनसे उन्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। लोगों को, इंडियंस को अब साइंटिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टेक्निकल एडवांसेस हैं, उनके बारे में उन्हें पढ़ाना चाहिए, ना कि उनके पोएट्री और सेक्रेड लिटरेचर्स वगैरह वो सब तुम उन्हें पढ़ाओ। मतलब कि उनके जो कविताएं वगैरह हैं, जो उनके ग्रंथ वगैरह हैं धार्मिक, वो मत पढ़ाओ, बल्कि साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस वाली चीजें पढ़ाओ। बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर। 1830s आते आते ओरिएंटलिस्ट पे जो अटैक है, मतलब ओरिएंटलिस्ट की जो निंदा है, वो बहुत लोग करने लगे थे, बहुत ज्यादा लेवल पे करने लगे थे। अब ज्यादा से ज्यादा लोग ओरिएंटलिस्ट की निंदा कर रहे थे। One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay। तो उस टाइम पे मतलब कि बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स थे जो कि ओरिएंटलिस्ट का क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे। क्रिटिक कौन होते हैं? जो निंदा करता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्रिटिक्स में से एक सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, मतलब कि जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जिनको बहुत ज्यादा लोग मानते थे, उनका नाम है थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। तो ये ऐसे पर्सन थे जिनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा, जो बहुत आउटस्पोकन थे, मतलब खुल के बोलते थे लोगों के सामने। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री दैट नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। तो बैबिंगटन मैकॉले जो हैं, वो इंडिया को एक अनसिविलाइज्ड कंट्री की तरह देखते थे, एक ऐसा देश के रूप में देखते थे जो कि असभ्य है, और वो सोचते थे कि अब इंडिया को सिविलाइज करने की जरूरत है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड। तो मैकॉले को लगता था कि ईस्टर्न नॉलेज में कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है, उनका कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं है, कोई भी उनकी ऐसी पढ़ाई नहीं है जो कि इंग्लैंड ने जो प्रोड्यूस किया है, इंग्लैंड की जो स्टडीज हैं, उससे कंपेयर किया जा सके। वो कह रहे थे कि इंडिया में जो भी चीजें हुई हैं, जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखे गए हैं, जो भी इंडिया में पढ़ाया जाता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है जो कि इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है, जो इंग्लैंड के पास है। तो मतलब कि वो इंग्लैंड के स्टडीज को, इंग्लैंड के जो एजुकेशन सिस्टम है, उसे बहुत ऊंचा बता रहे थे, और इंडिया का जो लिटरेचर है, इंडिया के जो स्टडीज वगैरह है, उसे बहुत ही नीचे बता रहे थे। Who could deny, declared Macaulay, that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। तो मैकॉले कहते हैं कि कौन मना कर सकता है कि यूरोपियन लाइब्रेरी की सिर्फ एक शेल्फ पूरे इंडिया और अरेबियन लिटरेचर से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। वो ऐसा कहते हैं, मतलब कि एक जो शेल्फ रहती है ना, मतलब लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स ही बुक्स रहती हैं, और उस बुक्स लाइब्रेरी में एक शेल्फ बनी रहती है इस तरीके से, और एक एक शेल्फ में काफी सारी बुक्स रखी रहती हैं। तो वो कहता है कि यूरोपियन लाइब्रेरी की सिर्फ एक शेल्फ ना बहुत ज्यादा नॉलेज वाली है, बहुत ज्यादा आगे है पूरे के पूरे इंडिया और अरेबिया वाले लिटरेचर से। तो वो इस हद पे इंडियन और अरेबियन लिटरेचर को देखते थे, इतना नीचा समझते थे, मतलब कि कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं ना इंडियन और अरेबियन लिटरेचर को, वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरा इंडियन और अरेबियन लिटरेचर मिलके भी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ जितनी भी नॉलेज नहीं रखता। He urged that British government in India stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was of no practical use। तो मैकॉले कहते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में, उसे पब्लिक का मनी ओरिएंटल लर्निंग पे खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी इस्तेमाल का नहीं है। मतलब तुम लोगों को जो संस्कृत लैंग्वेज, अरेबियन लैंग्वेज ये सब पढ़ा रहे हो, इनके लिटरेचर पढ़ा रहे हो, वो पढ़ाना बिल्कुल ही बंद कर दो, इस पे पैसा बिल्कुल मत खर्च करो, क्योंकि ये किसी भी इस्तेमाल का नहीं है। तो ऐसा मैकॉले कह रहे थे। With great energy and passion, Macaulay emphasized the need to teach English language। तो अब मैकॉले जो है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे कि लोगों को, इंडियंस को इंग्लिश भाषा जो है वो सिखाई जानी चाहिए। अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्यों इंग्लिश भाषा सिखाई जानी चाहिए? He felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature that world had produced। तो वो ऐसा सोच रहे थे कि अगर इंडियंस को इंग्लिश सिखाई जाएगी तो
पूरे वर्ल्ड में जो बहुत ही अच्छे लिटरेचर बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, उनको इंडियंस आसानी से पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो वो लिटरेचर्स वगैरह है वो इंग्लिश भाषा में है। तो अगर इंडियंस को इंग्लिश सिखा दी जाएगी तो वो वाले लिटरेचर्स, वर्ल्ड लेवल के जो लिटरेचर्स हैं वो अच्छे से पढ़ लेंगे। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। और इससे क्या होगा, जब इंडियंस जो वेस्टर्न वाले लिटरेचर्स वगैरह पढ़ पाएंगे इंग्लिश में, तो उससे क्या होगा कि जो इंडियंस हैं वो वेस्टर्न लोगों ने जो साइंस और फिलोसफी में डेवलपमेंट्स की हैं उसको वो पढ़ पाएंगे, उसको वो समझ पाएंगे। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यूज एंड कल्चर। और इसलिए मैकॉले सोचते थे कि लोगों को इंग्लिश पढ़ाना एक अच्छा जरिया बन सकता है जिससे कि इन लोगों को सिविलाइज किया जा सके, इनके टेस्ट चेंज हो जाए। टेस्ट चेंज मतलब इनकी पसंद, इनकी नापसंद, ये सब चेंज हो जाए। इनके वैल्यूज एंड कल्चर जो है वो भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे और मतलब इंग्लिश सीखने के बाद हम इंग्लिश लिटरेचर्स पढ़ेंगे, जो इंग्लिश बुक्स वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। और जब इंग्लिश बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उन बुक्स में अंग्रेजों वाली चीजें ही लिखी होंगी, किस तरीके का कल्चर फॉलो वो करते हैं, किस तरीके के वैल्यूज वो रखते हैं अपने पास, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे और फिर उसे ही धीरे धीरे हम अडॉप्ट करते जाएंगे। और इस चीज का जीता ज्यादा एग्जाम्पल हम सब खुद हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारी मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इज बीइंग डन इन इंग्लिश। हम खुद अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ। और क्या कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ बहुत ज्यादा जो है अपना झुकाव करते जा रहे हैं, मतलब कि वी आर फॉलोइंग वेस्टर्न पीपल, कि वो जिस तरीके से ड्रेस पहनते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं। पहले लोगों ने इंग्लिश बोलना सीखा, अब लोग एक्सेंट के पीछे भाग रहे हैं कि हम इंडियन एक्सेंट में नहीं, हम अमेरिकन एक्सेंट में बोलेंगे, हम ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेंगे। तो अब लोग एक्सेंट के पीछे जा रहे हैं कि ठीक है अब इंग्लिश तो सीख लिया, अब एक्सेंट सीखेंगे, वो किस तरीके से बैठते हैं, वो किस तरीके से उठते हैं, मतलब लोग सब चीज फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उनका मेन एम था इंग्लिश पढ़ाने का वो यही था कि इन लोगों को इंग्लिश पढ़ाई जाएगी तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में जानेंगे, उनकी तरफ अ, उनके कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, उनके वैल्यूज को अडॉप्ट करेंगे, मतलब कि वो अंग्रेजों की तरह बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फॉलोइंग मैकॉलेज मिनट द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वाज इंट्रोड्यूस। तो जब मैकॉले ने अपने मिनट्स निकाले, मतलब कि जैसे एक रिकॉर्डिंग होती है ना, एक डॉक्यूमेंट टाइप जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई ये चीजें करनी ठीक रहेंगी, तो उस चीज के बाद क्या हुआ, जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है 1835 का वो इंट्रोड्यूस किया गया। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन and to stop the promotion of Oriental institutions like Calcutta, Madras, and Banaras Sanskrit College, Madrasa and Banaras Sanskrit College। तो ये जो एक्ट निकाला गया था 1835 का, इसका मेन जो पर्पस था वो ये था कि हायर एजुकेशन में अब पढ़ाई का जो जरिया है वो क्या बना दिया जाए, इंग्लिश। क्या पढ़ाई अरबिक, पर्शियन या फिर संस्कृत में ना होके किसमें हो, इंग्लिश में हो। ठीक है। और आज भी आप देखोगे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को कितना ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, कितनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर कोई बोलेगा कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ के आया हूँ या फिर अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ के आया हूँ, तो लोग उसे वैल्यू नहीं देते, जो कि गलत है। अगर कोई कहेगा कि मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो उसे बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है ना। हालांकि नॉलेज तो नॉलेज है, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो, है ना। नॉलेज में तो फर्क नहीं पड़ जाना, 2+2 4 ही रहेगा, चाहे तुम किसी भी भाषा में पढ़ो, है ना। तो हमारा जो ये कुछ ज़्यादा ही वैल्यू देना है इंग्लिश को, इसे हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। आप लोग भी आगे चल के अगर आप कॉलेजेस वगैरह में जाते हो, आपको अलग-अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग-अलग तरीके से बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सब चीज़ों को अच्छे से समझना है, ठीक है। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सीन एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस। तो हुआ क्या कि अब ये जो एक्ट लाया गया था, इसका मेन फोकस क्या था, अब इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए कि स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। और जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन टेक्स्ट जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आप बंद कर दो। जो कैलकाता का मदरसा वगैरह है जो ओपन हुआ था, बनारस संस्कृत कॉलेज जो ओपन हुए थे, अब इन चीज़ों को बंद करने की कोशिश की जा रही थी कि अब इनको बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि अब इनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक तरीके से टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस थे दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्व्स इनटू डिके। ये इंस्टीट्यूशंस कैलकाटा मदरसा हो गया, बनारस संस्कृत कॉलेजेस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे ओरिएंटल लर्निंग हो रही है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अब अंग्रेज क्या कहने लगे थे, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस हैं, जो कि अंधकार के मंदिर हैं, और जो कि खुद मतलब इस काले गड्ढे में, मतलब कि एक तरीके से इस चीज में गिरते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। राइट। तो मतलब अब वो इन इंस्टीट्यूशंस को, जिसको इन लोगों ने बड़े ही चाव में सेटअप किया था इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन एजुकेशन को प्रमोट करते हुए, अब ये उन इंस्टीट्यूशंस की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे थे।
इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स। और अब क्या हुआ कि अब इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स जो हैं मतलब कि स्कूल्स के लिए क्या हुआ कि वो वाली टेक्स्ट बुक्स तैयार करी जाने लग गई जो कि इंग्लिश भाषा में हो। अब क्योंकि पूरे एजुकेशन सिस्टम को इंग्लिश भाषा में चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। हमने सबसे पहले क्या देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन टेक्स्ट, इंडियन भाषा और जो इंडियन के कल्चर हैं, वैल्यूज़ हैं, उन पे फ़ोकस कर रही थी, उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी और उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप किए थे। और उनका मेन एम क्या था? मेन एम ये था कि वो इंडियंस को अगर उन्हीं की चीज़ें पढ़ाएँगे, जिन चीज़ों को वो पसंद करते हैं, वो पढ़ाएँगे, तो उससे क्या होगा? इंडियंस जो है वो अंग्रेज़ों की इज़्ज़त करने लगेंगे, इंडियंस के दिल में अंग्रेज़ों की एक जगह बन जाएगी। राइट, बट धीरे-धीरे करके क्या हुआ, बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो निकल कर आए ओरिएंटलिस्ट के। और फिर क्या हुआ, फिर ये सोचा गया कि जो इंग्लिश है वो लोगों को पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि इंडियन जो लिटरेचर वगैरह है वो उतना नॉलेज वाला नहीं है, वो अनसाइंटिफिक है। राइट, और फिर क्या किया गया, फिर इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसे प्रमोट किया गया। अब इंग्लिश को स्कूलों में पढ़ाया जाने लग गया, बुक्स जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करी जाने लग गई, मतलब कि अब सब कुछ इंग्लिश मीडियम में कोशिश करने लग गई कि वो चेंज कर दिया जाए। बट आपको मैं बता दूं कि ये ब्रिटिशर्स का पर्सपेक्टिव था कि इंडियन जो टेक्स्ट है वो अनसाइंटिफिक था या इंडियंस जो हैं वो मतलब कि बेसलेस नॉलेज ले रहे थे। बट अगर आप इंडियन टेक्स्ट के, इंडियन जो लिटरेचर्स वगैरह हैं उनको अच्छे से समझोगे ना, तो हमारे यहाँ पे बहुत ही पुराने टाइम में इतने बड़े लेवल पे डेवलपमेंट हो चुकी थी कि क्या बताएं कि हम नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसकी बात करते हैं, जिसे कि ये बख्तियार खिलजी ने जिसे जला दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो पूरी लाइब्रेरी है जहाँ पे बुक्स थी वो बहुत ही महीनों तक, काफी टाइम तक वो जो बुक्स हैं वो जलती रही थी, मतलब इतनी सारी बुक्स थी। तो सोचो उन बुक्स में क्या होगा। और आपको पता है उस टाइम पे ऐसा था कि दूसरे देशों से हमारे यहाँ पे लोग नॉलेज लेने आते थे। तो क्या हमारी नॉलेज, हमारी जो टेक्स्ट है, हमारे जो लिटरेचर्स हैं वो इतने अनसाइंटिफिक थे, तो बाहर से लोग क्यों पढ़ने आते? क्यों जो दूसरे देश के लोग हैं उस टाइम पे पढ़ने आते हमारे यहाँ? हम चरक संहिता की बात करते हैं, हम इतने सारे ऐसी चीज़ों की बात करते हैं कि जो मतलब कि जो मेडिसिनल नॉलेज है वो हमारे यहाँ पे बहुत थी। जो सर्जरीज़ वगैरह होती हैं उसकी टेक्स्ट हमारे पास हैं कि किस तरीके से वो सर्जरीज़ पुराने टाइम पे की जाती थी। है ना? जो आज डॉक्टर की आप पढ़ाई करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही पुराने टाइम पे हमारे यहाँ पे हो चुकी। तो क्या वो अनसाइंटिफिक है? बिल्कुल भी नहीं। राइट? सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये ब्रिटिशर्स का पर्सपेक्टिव था देखने का कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे जो टेक्स्ट वगैरह हैं वो बहुत ही अनसाइंटिफिक थे। हालाँकि ऐसा हकीकत में नहीं था, क्योंकि अगर आज आप आज भी पढ़ोगे ना इंडियन टेक्स्ट को अच्छे से, बट काफ़ी सारा इंडियन टेक्स्ट जो है वो तो जल भी गया है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज हमें नहीं है। पता नहीं उनमें कितनी सारी चीज़ें, कितनी डेवलपमेंट्स, कितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होंगी, बट हमें नहीं पता, राइट? तो हम उस चीज़ के बारे में नहीं कह सकते, बट स्टिल जो भी हमारे पास है, अगर उसको भी सही से पढ़ें तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने मिलेंगी जो कि हम आज के ज़माने में पढ़ रहे हैं, जिन्हें हम साइंटिफिक सब्जेक्ट्स कह रहे हैं, तो वो चीज़ें हम ऑलरेडी टेक्स्ट में दे चुके हैं। और आज देखो पूरा वर्ल्ड जो है वो योगा को फॉलो कर रहा है, आयुर्वेदा की तरफ जा रहा है। तो आप देखोगे ये जो आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गया, ये कहाँ से निकल के आया है? ये वही ओल्ड इंडियन टेक्स्ट से निकल के आया है जिन्हें कि ब्रिटिशर्स नॉन साइंटिफिक, नॉन सीरियस और ये सब तरीके के टेक्स्ट कह रही हैं।